मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने रिक्ति का पूरा हो गया था। आज आप हेडिंग लिखिए राइबोसोम। जो आज नया कोशिका हम लेके जो चल रहे हैं उसका नाम क्या है? ये राइबोसोम। बेटा वो गेट बंद कर दो, वो वाला, हाँ वो वाले गेट की खिड़की बंद कर दो। इसका क्या नाम है बेटा? ये राइबोसोम। इसकी सबसे पहले खासियत है राइबोसोम की, पहले समझो, ये झिल्ली विहीन कोशिकांग है। ये कैसा कोशिकांग है? झिल्ली विहीन। ये झिल्ली विहीन का आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा ऐसे कोशिकांग है जिनके चारों ओर दोहरी झिल्ली पाई जाती है? तो दोहरी झिल्ली वाले जो हैं वो तीन हैं: माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केंद्रक। एकल झिल्ली वाले चार हैं जो आपके सिलेबस में अंत्यपर्देवी जालिका, गोल्जिकाई, लाइसोसोम और रिक्तिका। और जो झिल्ली विहीन वाले दो हैं, राइबोसोम और सेंट्रोसोम। तो राइबोसोम कैसा कोशिकांग है? झिल्ली विहीन कोशिकांग है। झिल्ली विहीन का मतलब इसके चारों ओर कोई झिल्ली, कोई मेम्ब्रेन पाई नहीं जाती है। अब इसमें पहली बात करते हैं राइबोसोम की खोज किसने की। तो राइबोसोम की खोज को लेकर दो अलग अलग मत हैं, दो अलग अलग विचारधाराएं हैं, या अलग अलग फील्ड में अलग अलग लोगों ने खोज की। विद्यार्थियों, पादपों में तो राइबोसोम की खोज जिस व्यक्ति ने की थी उनका नाम था रॉबिन्सन। इसकी खोज विद्यार्थियों पादपों में तो रॉबिन्सन और क्लॉड ने की थी। और जंतुओं में इसकी खोज जिस व्यक्ति ने की थी उसका नाम था जब पेलाडे। क्या नाम था? पेलाडे। तो इसकी खोज की बात करें तो प्लांट्स में तो खोज किसने की थी बेटा? रॉबिन्सन ने। और सहयोगी कौन था? क्लॉड ने। और जंतुओं में खोज किसने की? पेलाडे ने की। तो ये पहली बात तो खोज के बाद में इसका उपनाम क्या है? तो इसका पहला उपनाम है कि इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। जिस प्रकार से आपने देखा कोशिका का शक्ति गृह कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और कोशिका की रसोई कौन होती है? हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट रसोई क्यों होती है? क्योंकि रसोई में भोजन बनता है। और विद्यार्थियों, पादपों में भोजन किस में बनता है? हरित लवक में। क्यों बनता है? क्योंकि हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वो भोजन का क्या करते हैं? निर्माण। तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम को। और प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को क्यों कहते हैं? क्योंकि राइबोसोम के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण। जब प्रोटीन को इकट्ठा करने का कार्य कोशिका में जो कोशिकांग करता है उसका नाम क्या है? राइबोसोम। इसके अलावा राइबोसोम को विद्यार्थियों कोशिका का इंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का इंजन। अब इसको इंजन क्यों कहते हैं देखिएगा। जिस प्रकार से आपने देखा होगा ट्रेन को विद्यार्थियों, जो ट्रेन होती है उस ट्रेन के आगे कौन लगा रहता है? इंजन। और विद्यार्थियों ट्रेन को चलाने का सारा लोड किस पर होता है? इंजन के ऊपर। उसी प्रकार से विद्यार्थियों कोशिका को चलाने के लिए उसमें जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, जैसे श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण। कोशिका में कौन सी क्रियाएं होती है? जैव रासायनिक। और जैव रासायनिक क्रियाएं होती है एंजाइम्स की सहायता से। और एंजाइम्स किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। तो उपनाम पूछा जा सकता है इसको क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। और प्रोटीन की फैक्ट्री के अलावा क्या कहते हैं? इसको कोशिका का इंजन कहते हैं। तो विद्यार्थियों खोज का पता चल गया किसने की? रॉबिन्सन। और जंतुओं में इसको क्या कहते हैं? प्रोटीन की। और क्या कहते हैं? कोशिका का। और ये कैसा कोशिकांग है?
इसके अलावा एक इसकी सबसे मेन खासियत क्या है कि एकमात्र ऐसा कोशिकांग है जो सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। एकमात्र ऐसा कोशिकांग है जो सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ, जो सभी कोशिकाओं में पाया जाता है? चाहे प्रोकैरियोटिक कोशिका हो, चाहे यूकैरियोटिक कोशिका हो, चाहे जीवाणु कोशिका हो, चाहे कवक कोशिका हो, चाहे पादप कोशिका हो, चाहे जंतु कोशिका हो, ये सभी कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, पाया जाता है। आपने देखा सेंट्रोसोम जब विद्यार्थियों जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया नहीं जाता है। हरित लवक किस में पाया जाता है, पादप में। किस में नहीं पाया जाता, जंतु में। कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, पादप में। किस में नहीं पाई जाती है? रिक्तिका किस में पाई जाती है, पादप में। किस में नहीं पाई जाती है, जंतुओं में। सेंट्रोसोम किस में पाया जाता है, जंतुओं में। किस में नहीं पाया जाता है, पादप में। जब माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए नहीं जाते। लेकिन राइबोसोम एकमात्र ऐसा कोशिकांग है जो संसार की सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, चाहे पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका हो। संसार में जो कोई भी सेल है उन जो सभी कोशिकाओं के अंदर कौन सा कोशिकांग पाया जाता है, राइबोसोम। तो एकमात्र ऐसा कोशिकांग है जो सभी कोशिकाओं के अंदर मौजूद रहता है। जो नेक्स्ट बात करें तो राइबोसोम के दो प्रकार होते हैं। राइबोसोम कितने प्रकार होते हैं, दो। उसमें से एक होता है 70S राइबोसोम। एस का मतलब होता है सेंडिमेंशन कॉन्फिशिएंट, अवसादन गुणांक। और एक होता है 80S राइबोसोम। एक 70S और एक कौन सा होता है, 80S। अब आप मुझे बताओ 70S राइबोसोम किस किस में पाया जाता है और 80S किस किस में पाया जाता है? 70S तो किस कोशिका में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। कल समझाया था, पहले भी समझा चुका हूं, किस कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा होता है, 70S। और 80S किस में होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में। वेरी गुड। ये यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर कौन सा होता है, 80S। ठीक बात। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अलावा 70S किस में पाया जाता है, या कौन से कोशिकांग हैं जिनमें 70S पाया जाता है? ऐसे दो कोशिकांग हैं जिनमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। एक का नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। एक का नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। और एक का नाम क्या है, हरित लवक। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक के अंदर भी कौन पाया जाता है, 70S राइबोसोम पाया जाता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक को हम कहते हैं अर्ध स्वायत्त अंगक। क्या कहते हैं, अर्ध स्वायत्त अंगक। यहां अर्ध स्वायत्त अंगक का मतलब क्या है, कोशिका का मुखिया तो कौन है, केंद्रक, उसको स्वायत्त अंगक कहते हैं, ऑटोनोमस कहते हैं। कोशिका के सारे फैसले केंद्रक लेता है। लेकिन विद्यार्थियों केंद्रक के बाद कोशिका में जिनकी चलती है वो कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक, जिनमें डीएनए और 70S राइबोसोम पाया जाता है, इसलिए इनको अर्ध स्वायत्त अंगक कहते हैं। 80S राइबोसोम किस में पाया जाता है, इसके अलावा किस में पाया जाता है, कल बताया था, किसमें, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या खुरदरी अंतः परदेवी जालिका। खुरदरी अंतः परदेवी जालिका में क्या पाया जाता है, 80S राइबोसोम पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये राइबोसोम की सामान्य जानकारी। राइबोसोम कैसा कोशिकांग है, जब इसकी जब पादपों में खोज किसने की, इसके जंतुओं में। उपनाम क्या है, इसको क्या कहते हैं, कोशिका का इंजन भी कहा जाता है। जो पेलाडे ने खोज की, इसलिए इसको जब पेलाडे कोशिकांग भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, पेलाडे कोशिकांग। और राइबोसोम एकमात्र ऐसा कोशिकांग है जो सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, चाहे जीवाणु हो, चाहे कवक हो, चाहे पादप हो, चाहे जंतु हो, चाहे प्रोकैरियोटिक हो और चाहे यूकैरियोटिक। राइबोसोम कितने प्रकार होते हैं, दो, एक 70S और एक 80S। अब नेक्स्ट बात करें तो राइबोसोम के जो दो प्रकार आपने देखे, 70S और 80S, इनकी उप इकाइयां होती है। इनकी क्या होती है बेटा,
उप इकाइयां। जो सबसे पहला है 70s और अगला कौन सा है 80s। एक 70s और एक कौन सा 80s। विद्यार्थियों 70s की दो उप इकाइयां होती है। इसकी एक होती है छोटी उप इकाई और एक होती है बड़ी उप इकाई। ये ध्यान रखना, एक छोटी उप इकाई और एक कौन सी होती है बड़ी उप इकाई। जो इसकी छोटी उप इकाई होती है वो होती है 30s। कितने एस? तो जो बड़ी उप इकाई कितनी होगी 50s होगी, 40 नहीं होगी। क्यों होगी भी बताऊंगा। इसकी बड़ी उप इकाई कितनी होगी 50। तो गुरुजी 50 और 30 तो कितने हो गए, ऊपर कितना हो रहा है? तो आपने तो गलत पढ़ा दिया, नहीं पढ़ाया। इसका एक कॉन्सेप्ट है, बताया जाएगा। और इसके विद्यार्थियों दोनों उप इकाइयों को जोड़ने का काम करता है मांगीलाल, नहीं मैग्नीशियम। दोनों उप इकाइयों को मांगीलाल नहीं जोड़ता, कौन जोड़ता है? मैग्नीशियम। Mg+2 आयन, मैग्नीशियम आयन। जो छोटी उप इकाई को किससे जोड़ने का कार्य करता है? बड़ी उप। 80s के भी दो हैं बेटा, एक कौन सी छोटी और एक कौन सी बड़ी। इसकी छोटी उप इकाई होती है 40s और बड़ी उप इकाई कौन सी होती है 60। इनको भी आपस में कौन जोड़ता है? मैग्नीशियम आयन, मांगीलाल आयन। कौन सा आयन? मैग्नीशियम आयन, मांगीलाल आयन। तो इस प्रकार से राइबोसोम के दो प्रकार होते हैं, 70s और कौन सा 80s। जो 70s किस में पाया जाता है याद हो गया? प्रोकैरियोटिक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और हरितलघु। इनको माइटोकॉन्ड्रिया हरितलघु को क्या कहते हैं? अर्ध स्वायत्त अंगक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेमी ऑटोनोमस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस। आपसे पूछे सेमी ऑटोनोमस कोशिकांग कौन से होते हैं? दो होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलघु। 80s किस में होता है? यूकैरियोटिक में और RER में। उतारिएगा। आज आपके जीके वाली नहीं है क्या क्लास? अच्छा अच्छा। अब वो तो देखो मजबूरी है ना, L2 वालों का पेपर है ना आपके। है ना आपके बढ़ाई हुई है ना। उतार लिया।
हाँ, उपनाम का ही पूछता है ज्यादा। ये प्रोटीन की फैक्ट्री वाले तो हजारों बार पूछा हुआ है जनरल साइंस में। ओके बेटा, आगे ले लूं? सबने उतार लिया? अब ये उतारो। हरित लवक्ति नोम पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक का उदाहरण है जीवाणु, तो जीवाणु में भी 70 होगा। ओके भाई, उतार लिया? अब ये उतारो। और जो सेमी ऑटोनोमस का मतलब ये होती है, उतारो बताता हूँ। सेमी ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है? अर्ध स्वायत्त।
उतार लिया बेटा? सबने उतार लिया? इसके नीचे लिखो, लिखो राइबोसोम की दोनों उप इकाइयों को, देखिए राइबोसोम की दोनों उप इकाइयों को, देखो राइबोसोम की दोनों उप इकाइयों को आपस में जोड़ने का कार्य, आपस में जोड़ने का कार्य मैग्नीशियम आयन करते हैं। तो राइबोसोम की दोनों उप इकाइयों को आपस में जोड़ने का कार्य मैग्नीशियम आयन करते हैं। ठीक है, राइबोसोम की दोनों उप इकाइयों को आपस में जोड़ने का कार्य मैग्नीशियम आयन करते हैं। एक पॉइंट और लिखो, जो राइबोसोम आरएनए वे प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। देखो राइबोसोम आरएनए वे प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। आरएनए का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए। देखो राइबोसोम आरएनए वे प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। देखो राइबोसोम आरएनए वे प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने? आरएनए और प्रोटीन से। इसके नीचे लिखो, जो आरएनए या राइबोसोम, देखो आरएनए या राइबोसोम, आरएनए या राइबोसोम की फैक्ट्री, देखिए राइबोसोम की फैक्ट्री केंद्रिका को कहा जाता है, न्यूक्लियोलस। देखिए केंद्रिका को कहा जाता है, केंद्रिका को इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियोलस। तो लिखो आरएनए या राइबोसोम की फैक्ट्री केंद्रिका ऑब्लिक न्यूक्लियोलस को कहा जाता है। न्यूक्लियोलस को कहा जाता है क्योंकि केंद्रिका में ही, देखिए क्योंकि केंद्रिका में ही इसका निर्माण प्रारंभ होता है, इसका निर्माण प्रारंभ होता है। देखिए क्योंकि केंद्रिका में ही इसका निर्माण प्रारंभ होता है। तो आपसे पूछे राइबोसोमल आरएनए या आरएनए या राइबोसोम कहाँ से बनना स्टार्ट होते हैं, उस जगह का नाम क्या होता है? केंद्रिका। आपसे पूछे जो प्रोटीन की फैक्ट्री कौन है? राइबोसोम। लेकिन राइबोसोम की फैक्ट्री कौन है? तो राइबोसोम की फैक्ट्री कौन है? केंद्रिका। कौन है? केंद्रिका। तो इसमें आपको ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो उसी से पूछा जाता है कि 70S राइबोसोम किस में पाया जाता है, 80S राइबोसोम किस में पाया जाता है, या प्रोटीन की फैक्ट्री कौन है, या कोशिका का इंजन कौन है, वो कौन होता है? राइबोसोम। और राइबोसोम के चारों ओर कोई झिल्ली पाई नहीं जाती। विद्यार्थियों नेक्स्ट हेडिंग लिखो, जो आगे लिखो, जो तारककाय या सेंट्रोसोम, तारककाय या सेंट्रोसोम। इसका नाम विद्यार्थियों तारककाय क्यों पड़ा, उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है? ये एक ऐसी संरचना है जो विद्यार्थियों तारे की आकृति की होती है। किसकी आकृति की? सेमी ऑटोनोमस अर्धस्वायत्त माइटोकॉन्ड्रिया हृदय को क्यों कहते हैं? देखिएगा विद्यार्थियों, कोशिका के अंदर एक संरचना पाई जाती है, इसका नाम होता है केंद्रक। क्या नाम है? और विद्यार्थियों केंद्रक स्वायत्त अंगक होता है, ऑटोनोमस कोशिकांग होता है। स्वायत्त अंगक का मतलब होता है कि जो कोशिका के सारे फैसले कौन लेता है? केंद्रक। क्यों लेता है केंद्रक? क्योंकि केंद्रक को कोशिका का क्या कहते हैं? मुखिया। या केंद्रक को कोशिका का क्या कहते हैं? जो मैनेजर। मेरे कहने का मतलब है कोशिका में संचालित होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं या जैव रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक। इसीलिए केंद्रक को कोशिका का क्या कहते हैं? मुखिया या मैनेजर या हेडमास्टर या मस्तिष्क या नियंत्रण करता या प्रबंधन करता, कुछ भी कहो। विद्यार्थियों सेल का सर्वे सर्वा कौन होता है? केंद्रक। और जो स्वायत्त अंग को हम कहते हैं ऑटोनोमस। विद्यार्थी ऑटोनोमस का मतलब होता है जो किसी के अधीन नहीं हो, अपने फैसले क्या लेता हो? खुद लेता हो।
उसको क्या कहते हैं? ऑटोनोमस। और विद्यार्थियों केंद्रक कोशिका का मुखिया होता है, इसलिए केंद्रक क्या होता है? ऑटोनोमस। लेकिन अर्ध स्वायत्त अंग कौन होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। वो जो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक अर्ध स्वायत्त क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास कौन पाया जाता है? डीएनए। कौन पाया जाता है? डीएनए। और इसके अलावा और कौन पाया जाता है? 70S राइबोसोम। विद्यार्थियों इन दोनों के पास डीएनए पाया जाता है और हमेशा डीएनए के कारण ही कोशिका में क्या होता है? विभाजन। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए के कारण अपने समान नए माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कर सकता है? निर्माण। जो हरित लवक भी अपने समान नए माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कर सकता है? निर्माण। और जो किसी भी कोशिका को चलने के लिए प्रोटीन की क्या होती है? आवश्यकता। इसलिए तो राइबोसोम को कोशिका का इंजन कहते हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक दोनों के पास किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का। किसका निर्माण होता है? प्रोटीन। लेकिन इनको विभाजन करने के लिए या प्रोटीन का निर्माण करने के लिए किससे परमिशन लेनी पड़ती है? केंद्रक से। इसलिए विद्यार्थियों केंद्रक तो कैसा अंगक हो गया, और माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक इसका निर्माण तो कर सकते हैं लेकिन वो किसी के अधीन है। अधीन किसके हैं? केंद्रक के। इसलिए इनको क्या कहते हैं? अर्ध स्वायत्त अंग। इनके पास विभाजन का गुण है, इनके पास प्रोटीन का निर्माण के लिए हथियार है, लेकिन क्या परमिशन किसकी चाहिए? केंद्रक की। तब नाम क्या पड़ा? अर्ध स्वायत्त अंग। जैसे आपकी लुगाई ने कहे डार्लिंग मुझे आज पीहर जाना है। क्या कहा? डार्लिंग मुझे कहाँ जाना है? पीहर। मुझे आपने कहा ओके कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, मेरी तरफ से हाँ है, लेकिन आपको मम्मी से परमिशन लेनी पड़ेगी, मतलब सास से पूछना पड़ेगा। तो आपने तो हाँ भर दी, तो आपकी तरफ से आधी तो हाँ हो गई। अब लेकिन क्या आप वाली हाँ सर्वे सर्वा है क्या? नहीं। वो मम्मी के पास गई, कहा सासू जी मुझे पियर जाना है। मम्मी ने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, खेत में लावनी करनी है अभी। आज कहते हैं मजदूर किए हुए, उनके टिफिन लेके कौन जाएगा? चाय लेके कौन जाएगा? जो आपने बात कही उस बात का कोई लेना देना नहीं रहा। इसलिए आप कैसे हो? अर्ध स्वायत्त। मम्मी कैसी है? स्वायत्त। क्यों है स्वायत्त? क्योंकि वो क्या है? मुख्य है। आप भी बेच सकते थे, हाँ होम मिनिस्टर है। तो कोशिका का होम मिनिस्टर कौन होता है? केंद्रक। और जो सेकंड नंबर पर होम मिनिस्टर कौन आते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया और हरित। जब जो सासू पियर गई हुई होती है तो जेठानी हेड होती है। वैसे यहाँ जेठानी कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। समझ आई बात? इसलिए इनको क्या कहते हैं? अर्ध स्वायत्त अंग, सेमी ऑटोनोमस कोशिका। जो अगला कोशिकांग है उसका नाम है तारककाय या सेंट्रोसोम। हाँ कोरोना आ गया चाइना में, बिल्कुल चाइना में गजब फैल रहा है। क्या नाम है? तारककाय या सेंट्रोसोम। और नहीं अपने इंडिया वालों ने कंट्रोल नहीं किया, फ्लाइट पे बंद नहीं की, तो आ जाएगा 15 दिन में यहाँ भी। क्या नाम है? तारककाय या सेंट्रोसोम। तारककाय या सेंट्रोसोम की बात करें, इस रीढ़ पे ग्रहण लगा हुआ है। ये रीढ़ 10 बार आगे किस, ये आपकी बार 10वीं बार किसकी हुई है? हाँ बेटा क्या नाम है? तारककाय या सेंट्रोसोम। क्योंकि जब ये रीढ़ घोषित हुई थी ना तो ये कईयों की बद्दुआएं लगी थी। आपको पता है ये रीढ़ कब जन्मी? जो रीढ़ चल रही है ना, अब तो रीढ़ 5 साल की हो गई है। 2018 के अंदर फर्स्ट ग्रेड वाले हड़ताल कर रहे थे, डेट आगे बढ़ाओ, डेट आगे बढ़ाओ, टंकियों पे चढ़ गए थे। गजब आंदोलन हुआ था राजस्थान में। जो ऐसे जो अपने जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के सामने लड़कों ने 1 महीने तक वो आंदोलन किया था, और रोज 20-30 हज़ार रुपये, तो 20-30 हज़ार लड़के वहाँ बैठे रहते थे। और जयपुर की सड़कों पे 2-2.5 लाख लड़के उतर गए थे, तो भी सरकार नहीं मानी, एग्जाम करवाया। तो उन लड़कों को खुश करने के लिए रीट का प्रलोभन दिया था। तो ये 2018 की जन्मी हुई है और 2022 तो आ गया, बीच में कोरोना है। 9 बार डेट बढ़ी इसकी। तो क्या नाम है? तारककाय या तारककाय का दूसरा नाम क्या है? सेंट्रोसोम। इसकी खोज जिस व्यक्ति ने की थी उसका नाम था वॉन बेंडोन। क्या नाम था? वॉन बेंडोन। और ये शब्द जिस व्यक्ति ने दिया था
उस व्यक्ति का नाम था टी बोवेरी। विजय बावरी नहीं, टी बोवेरी। इसकी खोज किसने की थी? वॉन बेंडोन। जो शब्द किसने दिया? टी बोवेरी। इसका नाम जानते हो तारक का क्यों पड़ा है? क्योंकि इसकी आकृति कैसी होती है? जो तारे की आकृति के समान होता है, इसलिए जो तारे की आकृति के समान होने के कारण नाम क्या हो गया? तारक का है। इसका उपनाम होता है जो कोर्ट व्हील। उपनाम क्या होता है? कोर्ट व्हील स्ट्रक्चर या संरचना। क्यों कहते हैं कोर्ट व्हील? अभी बताऊंगा। इसकी संरचना जब बैलगाड़ी के पहिए के समान होती है। ये विद्यार्थियों टे लिखा हुआ है, कोर्ट है ना। इसकी संरचना किसके समान होती है? बैलगाड़ी के पहिए के समान होती है। और जो बैलगाड़ी का पहिया कह दो चाहे गाड़ी का पहिया कह दो, उनके समान होती है, तब नाम क्या हो गया? कोर्ट व्हील संरचना। इसकी खोज किसने की बेटा? शब्द किसने दिया? इसकी आकृति किसके समान? और उपनाम क्या है इसका? कोर्ट व्हील। क्योंकि किसके समान होती है? बैलगाड़ी के पहिए। जो अगली बात है इसकी वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उपस्थिति। उपस्थिति ये जो किस में उपस्थित होता है, तो ध्यान रखना है जंतु कोशिका। बेटा किसमें? जंतु कोशिका एवं जो निम्न श्रेणी के पादपों में उपस्थित। जो निम्न श्रेणी का मतलब जो छोटे पादप हैं, जिनको जड़ तना पत्तियों में विभेदित नहीं कर सकते, शैवाल हो गई, एल्गी हो गई, जो जल में रहते हैं, जंतु कोशिका और निम्न श्रेणी के पादपों में उपस्थित। तो आपको ये राउंड फिगर में याद रखना है कि ये जंतु कोशिका में पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिका में पाया नहीं जाता है। यह जंतुओं में पाया जाता है, लेकिन जो उच्च श्रेणी के पादपों में क्या होता है? अनुपस्थित। उस श्रेणी का मतलब हायर प्लांट्स। तो उच्च श्रेणी के पादपों में क्या होता है? अब्सेंट होता है, पाया नहीं जाता है। तो इसमें ये तारककाय में मेन बात आपको क्या याद रखनी है? किस में पाया जाता है, लेकिन किस में नहीं पाया जाता? कुछ पादपों में पाया नहीं जाता। तो वे ये कौन सा कोशिकांग है जो सभी में पाया जाता है? क्या नाम है? राइबोसोम ऐसा कोशिकांग है जिसके चारों ओर कोई झिल्ली पाई नहीं, और सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। इस संसार की जो भी सेल्स होगी सब में कौन मौजूद होगा? राइबोसोम। क्योंकि प्रोटीन का निर्माण करता है, कोशिका के लिए प्रोटीन ही चाहिए होता है। ठीक बात? तो आपसे इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है? इसका शब्द किसने दिया? एक इसकी उपस्थिति का सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है? प्रश्न। अब इसकी संरचना किसके समान होती है? बैलगाड़ी के पहिए के समान। कैसे होती है देखिएगा। इसके बीच में इस प्रकार से दो तंतु पाए जाते हैं। सुनना बेटा, इसके बीच में इस प्रकार से क्या पाए जाते हैं? दो तंतु। और इसके किनारे पर 9 तंतु होते हैं। 1 2, ये उप इकाइयां होती है 2, तो 3 4 5 6 7 8 और 9। इसके किनारे पर कितने होते हैं बेटा? 9 तंतु पाए जाते हैं। और ये सब इसके जब बीच वाले से जुड़े रहते हैं। तो इसकी संरचना जो होती है वो किसके समान लगती है? बैलगाड़ी के पहिए के समान। किसके समान? बैलगाड़ी के पहिए के समान लगती है। ये आपस में भी यूं जुड़े रहते हैं। तो यहां पर जब किनारे पर आपको कितने तंतु नजर आते हैं? 9। जब बीच में कितने होते हैं? 2। तो ध्यान रखना, जब तारककाय के अंदर व्यवस्था देखें तो इसके अंदर क्या पाई जाती है? जो 9+2 व्यवस्था पाई जाती है। बेटा कैसी व्यवस्था पाई जाती है? 9+2। और जो 9 है वो कौन से तंतु होते हैं? 9 होते हैं परिधीय तंतु, और 2 कहाँ होते हैं? सेंटर में। तो इनको क्या कहते हैं? केंद्रीय तंतु। और इसकी संरचना किसके समान होती है? बैलगाड़ी के पहिए। क्या विद्यार्थियों तारे के जैसा दिखता है? किसके जैसा दिखता है? तारे का। तो इसका नाम क्या पड़ गया? तारककाय।
क्या नाम पड़ गया? तारक काय। या बैलगाड़ी के पहिए के समान इसकी संरचना पाई जाती है। इसका मुख्य कार्य होता है कोशिका विभाजन करना। क्या करना? लेकिन क्वेश्चन आपको यहां से पूछा जाएगा, उतारिएगा। अभी बताएं कार्य। एक तो कल बता दिया था, जो शुक्राणु की पूंछ का निर्माण करता है, एक सेल डिवीजन को प्रेरित करता है, कोशिका विभाजन को। स्पाइनल फाइबर का निर्माण करता है, आधार कणिका बनाता है, कई काम है। निषेचन के समय अंडाणु को समीपस्थ तारकाय दिया जाता है। उतार लिया। इसकी खोज किसने की थी? वन बेनोन। शब्द किसने दिया? आकृति किसके जैसी? जो उपनाम क्या है? कोर्टवेल। उपस्थिति किसमें पाया जाता है? किसमें नहीं पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया नहीं जाता है। अब हेडिंग लिखो, जो तारक काय के कार्य, फिर वो चित्र बाद में बनाना। देखिए, तारक काय के कार्य। और जो पहला कार्य लिखो जाते हो, दूरस्थ तारक काय द्वारा, रुको एक मिनट, उतार रहे हो क्या अभी तक? ये लिखो तारक काय के कार्य, और पहला कार्य लिखो जाते हो दूरस्थ तारक काय। इंग्लिश मीडियम का हो तो डिस्टल सेंट्रोसोम लिखो जाते हो। दूरस्थ तारक काय द्वारा शुक्राणु की पूंछ का निर्माण किया जाता है, कल बताया था। आप पहला कार्य लिखो, दूरस्थ तारक काय के द्वारा शुक्राणु की पूंछ का निर्माण किया जाता है। कि दूरस्थ तारक काय द्वारा शुक्राणु की पूंछ का निर्माण किया जाता है। ठीक है, दूरस्थ तारक काय द्वारा शुक्राणु की पूंछ का निर्माण किया जाता है। नंबर 2, यह जंतु कोशिका में, यह जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। यह जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। यह जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। नंबर 3, इसके द्वारा कोशिका विभाजन के समय, इसके द्वारा कोशिका विभाजन के समय, इसके द्वारा कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतु या स्पाइंडल फाइबर का निर्माण किया जाता है।
इसके द्वारा कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतु या स्पाइंडल फाइबर का निर्माण किया जाता है। तो आप तो इतना याद रखना भाई, कोशिका विभाजन को प्रेरित कौन करता है? सेंट्रोसोम। क्योंकि तर्कु तंतु वगैरह सेल डिवीजन में आता है, जो है नहीं सिलेबस में। स्पाइनल फाइबर का निर्माण करता है। ये तो इंग्लिश मीडियम का हो तो स्पाइनल फाइबर लिखा है आप में से, बाकी हिंदी में क्या कहते हैं? तर्कु तंतु। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो सेंट्रोसोम कंप्लीट हो गया, चित्र बना लो, फिर लास्ट बचता केंद्रक, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बना लिया? अब हेडिंग लिखो केंद्रक। केंद्रक हाँ बेटा, उतारा नहीं पाया जाता न्यूरॉन सेल में, इसलिए यार न्यूरॉन सेल में डिवीजन नहीं होता। जो नर्व सेल होती है उसमें तारकाई एब्सेंट होता है, बिल्कुल नहीं होता है। लिखिए बेटा केंद्रक। नंबर 1 खोज। लिखिए खोज। लिखिए इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने, ब्राउन इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने, लिखिए आर्किड पादप की जड़ों में की। देखिए आर्किड पादप की जड़ों में की। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने आर्किड पादप की जड़ों में की। देखिए आर्किड पादप की जड़ों में की। यह पादप कोशिका में, यह पादप कोशिका में परिधीय भाग पर, यह पादप कोशिका में परिधीय भाग पर
जबकि जंतु कोशिका में केंद्र में पाया जाता है। यह पादप कोशिका में परिधीय भाग पर, जबकि जंतु कोशिका में केंद्र में पाया जाता है। बताओ बेटा, पादप कोशिका में परिधीय भाग पर क्यों होता है? वेरी गुड, वेरी गुड। ये पादप कोशिका में परिधीय भाग पर, जबकि जंतु कोशिका में केंद्र में पाया जाता है। यह यूकैरियोटिक कोशिका में, यह यूकैरियोटिक कोशिका में, यह यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। यह यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। यह यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। अगले को, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में, देखिए, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है। देखो, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है, क्योंकि इसके चारों ओर दोहरी झिल्ली पाई जाती है। देखो, क्योंकि इसके चारों ओर दोहरी झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि इसके चारों ओर दोहरी झिल्ली पाई जाती है। अब वे सारे कोशिकांग जिनके चारों ओर झिल्ली पाई जाती है, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए नहीं जाते। तो सबसे पहली बात, इसकी खोज किस व्यक्ति ने की? किसमें की? ये पादप कोशिका में किस भाग पर? और जंतु कोशिका में केंद्र में। किस में उपस्थित होता है? यूकैरियोट। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया नहीं जाता। इसके चारों ओर कैसी झिल्ली होती है? दोहरी झिल्ली। और सारे झिल्ली कोशिकांग किस में एब्सेंट होते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। अब इसके बारे में बात करें तो विद्यार्थियों, केंद्रक में 4 भाग होते हैं। केंद्रक में कितने भाग होते हैं? 4। और जो सबसे बाहर का भाग होता है केंद्रक में, उसका नाम होता है केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यह समझेगा, जो सबसे बाहर का भाग होता है केंद्रक में, उसका नाम क्या होता है? केंद्रक झिल्ली। और विद्यार्थियों, झिल्ली की संख्या कितनी होती है केंद्रक झिल्ली की? 2। इसमें कितनी केंद्रक झिल्ली पाई जाती है? 2। तो ये जो बाहर की तरफ मैं बना रहा हूं, इनका नाम क्या है? केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जो दोहरी केंद्र, आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, दोहरी झिल्ली वाले 3 कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केंद्रक। और यह केंद्रक झिल्ली कैसी होती है? दोहरी। इस केंद्रक झिल्ली का क्या काम होता है? ये विद्यार्थियों, केंद्रक द्रव्य को कोशिका द्रव्य से क्या करती है? अलग करने का कार्य करती है। इस केंद्रक झिल्ली के अंदर का सारा जो भाग होता है, वो भाग क्या कहलाता है? केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। तो केंद्रक में टोटल कितने भाग होते हैं? 4। जब पहले भाग का नाम क्या है? ये संख्या में कितनी होती है? इसके अंदर वाला भाग क्या कहलाता है? और केंद्रक झिल्ली का काम क्या होता है? कोशिका द्रव्य को केंद्रक द्रव्य से अलग करने का काम कौन करती है? केंद्रक झिल्ली। अब जो इसका केंद्रक द्रव्य है, इस केंद्रक द्रव्य के अंदर इस प्रकार से विद्यार्थियों धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती है। इस प्रकार से क्या पाई जाती है? धागे नुमा संरचनाएं। और जो बेटा धागे नुमा संरचनाएं होती है, इनको कहा जाता है गुणसूत्र या क्रोमोसोम। इनका नाम क्या है? गुणसूत्र या क्रोमोसोम। क्या नाम है? गुणसूत्र या क्रोमोसोम। और एक इसमें छोटी सी, इसके अंदर इसकी लुगाई पाई जाती है, घरवाली पाई जाती है। नाम क्या होता है? केंद्रिका। न्यूक्लियोलस इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में क्या कहते हैं? केंद्रिका। तो इस प्रकार से केंद्रक में 4 भाग होते हैं। पहले का नाम केंद्रक झिल्ली, दूसरे का नाम केंद्रक द्रव्य, तीसरे का नाम गुणसूत्र और चौथे का नाम केंद्रिका।
और अगर ये चारों भाग उपस्थित है तो उसको सुविकसित केंद्रक कहा जाता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस कहा जाता है। और सुविकसित केंद्रक यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया नहीं जाता। और जो केंद्रिका है, इस केंद्रिका के द्वारा किसका संश्लेषण होता है? तो आरआरएनए का क्या होता है? संश्लेषण। आरआरएनए का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रिका के द्वारा। अब इसमें से गुणसूत्र को हम बाहर निकालें, इस क्रोमोसोम को बाहर निकालें, तो जो गुणसूत्र के ऊपर आपको मैंने कल भी बताया था, पहले दिन क्लास में भी बताया था कि ऐसे छोटे छोटे जो बिंदु नुमा संरचनाएं पाई जाती है, और ये जो बिंदु नुमा जो संरचनाएं होती है इनको कहते हैं जीन्स। ये अभी रीट में साइकोलॉजी में पूछा गया, अभी जो पहले एग्जाम हुआ था प्री का, जो जीन्स होती है इन जीन्स को क्या कहते हैं? आनुवंशिकता की इकाई कहा जाता है। तो जीन्स है, जीन्स को क्या कहते हैं? आनुवंशिकता की इकाई। और आनुवंशिकता की इकाई क्यों कहते हैं? क्योंकि आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करती है। तो अगर चारों भाग उपस्थित है तो केंद्रक वेल डेवलप्ड, सुविकसित, सुसंगठित, और चारों भाग अनुपस्थित है तो सुविकसित उसको कहा नहीं जाएगा। फिर किस कोशिका में उपस्थित होगा? प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक कोशिका में सुविकसित, सुसंगठित, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। ये चित्र बनाओ। हाँ, फिर नहीं होगा। उतार ले बेटा।
और विद्यार्थियों केंद्रिका की खोज आपको मैंने पहले उस दिन भी लिखाया था, किसने की थी? फोंटाना ने। उतार लिया सबने? अब हेडिंग लिखिए गुणसूत्र या क्रोमोसोम। देखो गुणसूत्र या क्रोमोसोम। देखिए गुणसूत्र या क्रोमोसोम। गुणसूत्र या क्रोमोसोम। लिखो विद्यार्थियों केंद्रक में पाई जाने वाली, लिखो केंद्रक में पाई जाने वाली, देखिए केंद्रक में पाई जाने वाली धागेनुमा संरचना को, देखो केंद्रक में पाई जाने वाली धागेनुमा संरचना को, देखिए धागेनुमा संरचना को गुणसूत्र कहते हैं। देखो केंद्रक में पाई जाने वाली धागेनुमा संरचना को गुणसूत्र कहते हैं। यह आनुवंशिकता के वाहक होते हैं, यह आनुवंशिकता के वाहक होते हैं, यह आनुवंशिकता के वाहक होते हैं क्योंकि यह आनुवंशिकता के वाहक होते हैं क्योंकि लिखो इन पर जीन्स पाए जाते हैं। यह आनुवंशिकता के वाहक होते हैं क्योंकि इन पर जीन्स पाए जाते हैं, क्योंकि इन पर जीन्स पाए जाते हैं। फिर लिखो गुणसूत्र की खोज स्ट्रासबर्गर ने की। तो गुणसूत्र की खोज स्ट्रासबर्गर ने की, स्ट्रासबर्गर ने की। क्योंकि गुणसूत्र की खोज स्ट्रासबर्गर ने की, जबकि गुणसूत्र शब्द वोल्डेयर ने दिया, जबकि गुणसूत्र शब्द वोल्डेयर ने दिया। ठीक है, गुणसूत्र की खोज स्ट्रासबर्गर ने की, जबकि गुणसूत्र शब्द वोल्डेयर ने दिया। किसने दिया था? वोल्डेयर ने। आगे देखो, अब जो गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र की बात करें तो गुणसूत्र या क्रोमोसोम दो प्रकार के होते हैं। यहां से अक्सर क्वेश्चन आता है, बेटा गुणसूत्र या क्रोमोसोम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। जो पहला प्रकार है इनका वो है ये अलिंगी गुणसूत्र। क्या नाम है? अलिंगी गुणसूत्र। या अलिंगी गुणसूत्र का दूसरा नाम है कायिक गुणसूत्र। और इंग्लिश में इनको कहते हैं ऑटोसोम। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑटोसोम या एसेक्सुअल क्रोमोसोम। यह नाम से ही पता चल रहा है अलिंगी गुणसूत्र। अलिंगी गुणसूत्र का मतलब ये ऐसे गुणसूत्र होते हैं जो लिंग का निर्धारण नहीं करते हैं। ये नर और मादा दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं और इनके द्वारा लिंग का निर्धारण नहीं किया जाता है। और विद्यार्थियों नर और मादा में समान रूप से पा करके उनके शरीर में विद्यार्थियों कायिक का मतलब होता है काय, और जो काय का मतलब होता है बॉडी, देह, शरीर। तो जो नर और मादा के शरीर के जो सामान्य लक्षणों का क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। जैसे नर में भी आंख है तो मादा में भी आंख है, कान है, नाक है, स्किन है, होठ है। कुछ भाग ऐसे होते हैं जो नर मादा दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं। तो उनके जो शरीर के लक्षणों का निर्धारण, नाम क्या बेटा? काय का मतलब काय प्लस इक। काय का मतलब क्या होता है? बॉडी। इस बॉडी का दूसरा नाम क्या हो सकता है? देह। देह को हम क्या कह सकते हैं? शरीर। तो ये सबसे पहली बात, अलिंगी गुणसूत्र कौन से होते हैं? वह गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण नहीं करते। ये नर मादा दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं और इनके द्वारा उनके शरीर के सामान्य लक्षणों का क्या किया जाता है? निर्धारण किया जाता है।
और अलिंगी गुणसूत्र या कायिक गुणसूत्र ऑटोसोम है, इनकी संख्या होती है 22 जोड़ी या 44। ये ध्यान रखना, इनकी संख्या कितनी होती है? 22 जोड़ी या 44। और आजकल इनकी जगह नाम दिया जाता है ऑटोसोम, क्योंकि यह नाम से पता चल रहा है लिंगी, तो लड़के समझ जाते हैं जो लिंग का निर्धारण नहीं करते हैं। आजकल इंग्लिश के वर्ड को हिंदी में लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? ऑटोसोम। और पूछा जाता है ऑटोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 22 जोड़ी, ध्यान रखना 22 जोड़ी या कितनी? 44। ये केवल 22 मत कर देना। अब यहां मैंने लिख दिया 44, आप बता सकते हो क्या नर एक मादा है? नहीं बता सकते, क्योंकि 44 गुणसूत्र नर मादा दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं, इनके द्वारा लिंग का निर्धारण नहीं होता है। इसलिए कैसे गुणसूत्र हैं? अलिंगी या कायिक गुणसूत्र, या कैसे हैं? ऑटोसोम। जो दूसरा प्रकार होता है उनका नाम होता है लिंगी गुणसूत्र। क्या नाम होता है? लिंगी गुणसूत्र, या इंग्लिश में कहते हैं एलोसोम। क्या कहते हैं? एलोसोम। और इनका नाम लिंगी गुणसूत्र क्यों पड़ा? क्योंकि इनके द्वारा किसका निर्धारण किया जाता है? इनके द्वारा लिंग का निर्धारण किया जाता है। इनका नाम अलिंगी गुणसूत्र क्यों पड़ा? क्योंकि इनके द्वारा लिंग का निर्धारण नहीं किया जाता है। नर और मादा में ये समान रूप से पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? अलिंगी। जब लिंगी गुणसूत्रों की बात करें तो इनकी संख्या होती है 1 जोड़ी या 2। कितनी होती है? 1 जोड़ी या 2। और अगर लिंगी गुणसूत्र XX हो तो वो क्या होती है? मादा। और XY हो तो क्या होता है? नर। XX हो तो क्या होती है? मादा। और XY हो तो क्या होता है? नर। अब मैं इनके आगे लिखूं 44 प्लस XX, यहां लिखा 44 प्लस XY। अब बता सकते हो ऊपर वाली क्या है? मादा, और नीचे वाला क्या है? नर। तो यहां पर जो ब्लैक अक्षरों में मैंने लिखे हैं 44 दोनों में, ये दोनों कैसे गुणसूत्र हैं? अलिंगी, जो लिंग का निर्धारण नहीं कर रहे। और ये जो लिखे हैं ये कैसे हैं? लिंगी, जो लिंग का निर्धारण करते हैं। तो इस प्रकार से गुणसूत्रों की संख्या टोटल जो होती है वो होती है 23 जोड़ी या कितनी? 46। तो मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, शुक्राणु और अंडाणु को छोड़कर। क्योंकि शुक्राणु अंडाणु में विद्यार्थियों 23 क्रोमोसोम ही पाए जाते हैं, 23 गुणसूत्र ही पाए जाते हैं। उसके अलावा शरीर की प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी या 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। उतारो। जो लिंग का निर्धारण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? लिंगी। जो लिंग का निर्धारण नहीं करते हैं क्या कहलाते हैं? अलिंगी। या भाषागत लिखूं? समझ जाओगे ना? हाँ, टाइम लगता है उसमें, फिर वो होता है और होती है।
हो गया? ये क्या सबसे बड़ा चैप्टर है? अब जितना इस एक चैप्टर में टाइम लगेगा है ना, उतना बाकी में सारों में उतना ही लगेगा। उतार लिया? क्योंकि अब इसके बाद या 13 घंटे कंटेंट और है, उसके बाद आपकी बायोलॉजी पूरी हो जाएगी 13 घंटों में। इसके बाद ठीक है, उतार लिया सबने? अब ये तो गुणसूत्र के प्रकार थे, जिसमें आपको ऑटोसोम की संख्या कितनी है बेटा? 22 जोड़ी या 44। और एलोसोम की संख्या कितनी है? 1 जोड़ी या 2। अब आपसे गुणसूत्र का रासायनिक संगठन पूछ सकते हैं। गुणसूत्र में कौन कौन पाया जाता है देखिएगा, मतलब जो एक ही सारणी से पूरा मैं कंप्लीट करवा दूंगा, यहां समझना। जो गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र के अंदर विद्यार्थियों 2 चीजें पाई जाती हैं। देखना बेटा बोर्ड पे, इस गुणसूत्र में 2 चीजें पाई जाती है। आपको पहले लिखना नहीं है, समझना है बेटा। एक का नाम है न्यूक्लिक एसिड Na। क्या नाम है? न्यूक्लिक एसिड, जिसको Na कहते हैं। और न्यूक्लिक एसिड की खोज की थी फ्रेडरिक माइस्टर ने। किसने की थी? फ्रेडरिक माइस्टर नाम के बंदे ने किसकी खोज की थी? न्यूक्लिक एसिड की। और जो इसका दूसरा भाग होता है, वो भाग होता है प्रोटीन। क्या नाम होता है? प्रोटीन। ये गुणसूत्र में 2 चीजें होती है, कौन होता है? न्यूक्लिक एसिड Na, और एक कौन होता है? प्रोटीन। जो न्यूक्लिक एसिड है, इस न्यूक्लिक एसिड के 2 प्रकार होते हैं। Na के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2। इसका एक प्रकार होता है DNA। यह नाम के पीछे शब्द क्या लग रहा है? Na का मतलब क्या है? न्यूक्लिक एसिड। और जो यह दूसरा प्रकार होता है, वो होता है RNA। इसके भी नाम के पीछे शब्द क्या लग रहा है? Na का मतलब क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। जबकि जो दूसरा भाग है प्रोटीन, इसके 2 प्रकार होते हैं। एक हिस्टोन प्रोटीन और एक होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन और कौन सा? नॉन हिस्टोन प्रोटीन। जो डीएनए है, इस डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, ऋणात्मक कण है डीएनए। और हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर पाया जाता है पॉजिटिव चार्ज। और विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित। आप कहां के रहने वाले हैं? भीलवाड़ा के रहने वाले। ये यहाँ जयपुर से भीलवाड़ा जा रहे थे ट्रेन में, तो जैसे जयपुर से निकले, जब फुलेरा में इनके पास में ऐश्वर्या राय आके बैठ गई। के पास आकर कौन बैठ गई? ऐश्वर्या राय। इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऐश्वर्या राय के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। विपरीत आवेशित आयन है दोनों। हाँ, अब क्या हुआ कि इनको उतरना तो था अजमेर और ऐश्वर्या को जाना था भीलवाड़ा। ये भाई साहब पहले दूर बैठे थे, धीरे धीरे बातें करते करते पास में आ गए। उधर ऐश्वर्या थकी हुई थी,
उन्होंने इनके कंधे पे सर रख के वो सो गई। इन्होंने अजमेर आने पर उसको जगाया ही नहीं। भीलवाड़ा चले गए कि वापिस आ जाएंगे, कोई बात नहीं। तो विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। वो कहते हैं टच मी टच मी टच मी। जो पॉजिटिव नेगेटिव को आकर्षित करता है, जबकि जो समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। हट मी हट मी हट मी, रिपल्सन चोरी है। तो डीएनए के साथ कौन सी प्रोटीन जुड़ी होती है? हिस्टोन। और डीएनए और हिस्टोन मिलकर गुणसूत्र का कितना भाग बनाते हैं? 90 से 92% भाग बनाने का कार्य करते हैं। जबकि जो दूसरा भाग है वो कौन सा है? आरएनए। और आरएनए के साथ जो प्रोटीन जुड़ी होती है वो कौन सी होती है? नॉन हिस्टोन। और आरएनए और नॉन हिस्टोन मिलकर गुणसूत्र का कितना भाग बनाते हैं? 8 से 10%। तो इस प्रकार से गुणसूत्र के अंदर दो पार्ट होते हैं। डीएनए के साथ कौन सी प्रोटीन? हिस्टोन। कितना भाग? 90 से 92। और जो आरएनए के साथ कौन सी? नॉन हिस्टोन, 8 से 10। अब जो डीएनए, इसका पूरा नाम क्या होता है? तो यहाँ पे डी का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड या अम्ल। क्या नाम होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल या एसिड। और जो आरएनए है, इस आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड या अम्ल। राइबोज न्यूक्लिक एसिड या अम्ल। अब यहां पर दोनों के पीछे तो नाम न्यूक्लिक एसिड लग रहा है, यहां भी लग रहा है, वहां भी लग रहा है। फर्क केवल किस में है? डीऑक्सी राइबोज में और राइबोज में। जब डी का मतलब क्या होता है? बाहर निकलना। क्या होता है? बाहर निकलना। जब डिहाइड्रेशन, व्यक्ति को उल्टी हो जाती है, दस्त हो जाती है, जल बाहर निकल जाता है। विद्यार्थियों, राइबोज में से जब एक ऑक्सीजन का परमाणु, क्या नाम है? डी। डी का मतलब क्या होता है? बाहर निकलना। और किसका बाहर निकलना? यहां भी नाम राइबोज लग रहा है, यहां भी नाम राइबोज लगता है। जब राइबोज में से एक ऑक्सीजन का परमाणु जब क्या निकल जाता है? बाहर निकल जाता है, तो किसका निर्माण होता है? डीऑक्सीराइबोज का निर्माण होता है। तो ध्यान रखना, डीएनए की तुलना में ज्यादा ऑक्सीजन किसमें पाया जाता है? आरएनए। और जो डीएनए है, ये डीएनए किसकी भांति कार्य करता है? तो डीएनए आनुवंशिक पदार्थ की भांति कार्य करता है। आपसे पूछे कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ कौन सा होता है? तो कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ होता है डीएनए। और जो आरएनए होता है, इस आरएनए का काम होता है प्रोटीन संश्लेषण करना। इस आरएनए का काम क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण। तो कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ कौन होता है? डीएनए। और प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है? आरएनए और राइबोसोम। इस डीएनए में 3 भाग होते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन युगो युगांतर से पूछा जा रहा है। एक तो भाग होता है पेंटोज शर्करा। कौन सी शर्करा? और पेंटोज शर्करा का मतलब ऐसी शर्करा जिसमें कितने कार्बन पाए जाते हैं? 5। ऐसी शर्करा जिसमें कितने कार्बन होते हैं? 5। और जो डीएनए में जो पेंटोज शर्करा होती है उसका नाम होता है डीऑक्सीराइबोज। क्या नाम होता है? डीऑक्सीराइबोज। इसके अलावा एक इसमें होता है नाइट्रोजनी क्षारक या N2 बेस। बस यही आपको ज्ञान रखना है, बाकी कुछ नहीं रखना। क्या नाम है? नाइट्रोजनी क्षारक। और नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं प्यूरिन और पिरिमिडिन, जो इतना आपके डिटेल में नहीं है। ध्यान रखना, 4 हैं, A, Z, T और C। जब डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। पहले A का मतलब होता है एडिनिन, अगले G का मतलब होता है गुआनिन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगले T का मतलब होता है थाइमिन, क्योंकि अधीनस्थ मंत्रालय की परीक्षा में अक्सर पूछा हुआ क्वेश्चन है। और अगले C का मतलब है साइटोसिन। तो डीएनए में कितने नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं? 4। बोलो कौन से? एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। और एक पाया जाता है फॉस्फेट समूह। कौन सा समूह? फॉस्फेट। तो डीएनए में 3 चीजें होती है। डीएनए का पूरा नाम क्या है?
डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। यहाँ डीऑक्सी राइबोज कैसी शर्करा है? पेंटोस। सेम बात आरएनए में, आरएनए में भी कौन पाई जाती है? पेंटोज शर्करा। बेटी कौन सी शर्करा? और आरएनए में जो पेंटोज शर्करा उसका क्या नाम है? राइबोज। अरे कौन सी? डीएनए में कौन सी है? डीऑक्सी राइबोज। आरएनए में कौन सी है? आपको डीएनए आरएनए में अंतर पूछे तो बेटा डीएनए में कौन सी है? आरएनए में कौन सी है? डीएनए किसकी भांति कार्य करता है और आरएनए का काम क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण। अगली बात ज्ञान से देखना विद्यार्थियों, यहाँ आरएनए में नाइट्रोजनी क्षारक 4 होते हैं, यहाँ भी नाइट्रोजनी क्षारक कितने होते हैं? 4। ए, जी, यू और सी। यहाँ पर क्या था? ए, जी, टी, सी। यहाँ क्या है? ए, जी, यू, सी। क्या अंतर दिख रहा है आपको दोनों में? यहाँ टी है और वहां पर क्या है? यू है। यू का मतलब होता है यूरेसिल। बस यही प्रश्न पूछा जाता है इसलिए पूरी सारणी में सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है। यू का मतलब क्या है? यूरेसिल। और नंबर 3 पर आता है फॉस्फेट समूह। नंबर 3 पर क्या आता है? फॉस्फेट समूह। तो अगले पेज पर मैं लिख रहा हूं विद्यार्थियों, डीएनए बराबर ए, जी, टी, सी। आरएनए बराबर ए, जी, यू और सी। आपको इन दोनों में कहां अंतर नजर आ रहा है? टी और यू। बाकी तो सब कुछ सेम है। ये शुरुआत वाले जो 2 होते हैं, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, इनको कहते हैं प्यूरिन। क्या कहते हैं? प्यूरिन। और जो पीछे वाले जो 2 होते हैं इनको कहते हैं पिरिमिडीन। क्या कहते हैं? और विद्यार्थियों आरएनए में कौन सा पिरिमिडीन पाया जाता है? यू का मतलब क्या होता है? यूरेसिल। याद रखना, यू आर माई सोनिए, यू आर माई सोनिए। यहां यू का मतलब क्या है? यूरेसिल। यू का मतलब क्या है? आर का मतलब क्या है? आरएनए। तो आरएनए में कौन पाया जाता है? यूरेसिल। तो डीएनए में कौन पाया जाता है? थाइमिन। एक नोट लिखा रहा हूं जहां से प्रश्न आएगा, और नोट यह है कि विद्यार्थियों डीएनए के थाइमिन के स्थान पर, क्या डीएनए के थाइमिन के स्थान पर, यानी कि थाइमिन के स्थान पर आरएनए में क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। बेटा डीएनए में तो कौन होता है? थाइमिन। और आरएनए में कौन होता है? अंतर किसका है? थाइमिन और यूरेसिल। टीयू। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? टी यू। ये टी का मतलब थाइमिन, और थाइमिन किस में है? डीएनए में। यू का मतलब यूरेसिल। यूरेसिल किस में है? ये ऐसा प्रश्न है जो अधीनस्थ मंत्रालय के द्वारा हर 1-2 एग्जाम को छोड़कर पूछा जाता है। जिसमें साइंस आती है, मतलब इस कृष्ण ने ठेका ले रखा है। यू आर माई सोनी। यू का मतलब यूरेसिल, आर का मतलब आरएनए। और आनुवंशिक पदार्थ कौन सा होता है? डीएनए। और जो प्रोटीन संश्लेषण का काम कौन करता है? आरएनए। तो डीएनए आरएनए में अंतर बताओ तो डीएनए किसकी भांति कार्य करता है? आरएनए का काम क्या है? प्रोटीन। जो डीएनए में कौन पाया जाता है? आरएनए में कौन पाया जाता है? यूरेसिल। विद्यार्थियों डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, द्विसूत्री होता है। आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, बस ये ज्ञान रखना है। उतारिएगा। छापो इसको पूरे को।
लिख लिया।
उतार लिए बेटा। सबने उतार लिया ये पक्का। नेक्स्ट चले। आप हेडिंग लिखो डीएनए व आरएनए में अंतर, फिर वो एक पेज बचाओ बाद में उतारना। लिखो डीएनए व आरएनए में अंतर, वो पेज बाद में उतारना, वो उसी से जुड़ा हुआ है। लिखो डीएनए व आरएनए में अंतर। यहां लिखो गुण, फिर डीएनए और लिखो आरएनए। इसका जो अर्थ पूरे नाम का तो अंतर शब्द को आता है ना, क्यों एक अब टाइम वेस्ट करें। इस पहला अंतर शब्द को पता है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। या दोबारा लिखूं? सबको पता है ना। फिर इसकी जो संरचना की बात करें तो डीएनए में लिखना ये सामान्यतया द्विसूत्री होता है। द्विसूत्री मतलब इसमें दो रज्जुक होते हैं, दो धागे पाए जाते हैं। डबल स्टैंडर्ड, ये सामान्यतया द्विसूत्री होता है। अभी बताऊंगा इसका चित्र बना करके भी। देखो बेटा, द्विसूत्री का मतलब जिसमें ऐसे दो धागे हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? द्विसूत्री। ऐसे दो धागे हो उसको क्या कहते हैं? द्विसूत्री। ये सामान्यतया द्विसूत्री होता है। इसका द्विकुंडलित मॉडल, इसका द्विकुंडलित मॉडल लिखना वाटसन वैक्रिक ने दिया, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका द्विकुंडलित मॉडल वाटसन वैक्रिक ने दिया था। The double helical structure of the DNA model was given by the Watson and Crick। के सामान्यतः द्विसूत्री होता है। इसका द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने। आरएनए यह सामान्यतया कैसा होता है? और एक सूत्री होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। यह सामान्यतया एक सूत्री होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, एक रज्जु की होता है। और डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल देने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? वाटसन और क्रिक। नंबर 2 आता है कार्य। यह कार्य में लिख रहे हैं हर्ष व चेज के अनुसार, कुछ हर्ष व चेज के अनुसार यह आनुवंशिक पदार्थ होता है। देखो हर्ष व चेज के अनुसार यह आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो आपको ध्यान रखना है डीएनए कैसा पदार्थ होता है? आनुवंशिक पदार्थ। किन वैज्ञानिकों ने बताया कि आनुवंशिक पदार्थ होता है? हर्ष और चेज ने। एसएस का मतलब सिंगल स्टैंडर्ड, एकल रज्जु की, एक सूत्री। बेटा ध्यान रखना डीएनए की संरचना कैसी होती है? द्विकुंडलित। द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया? एलडीसी में अधीनस्थ ने पूछा, वाटसन और क्रिक ने। क्योंकि आपका पेपर अधीनस्थ मंत्रालय ले रहा है तो जो आदमी है वो पेपर बनाने वाला सेम ही होता है, उसका हर टॉपिक फेवरेट होता है। इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो हर्ष व चेज के अनुसार ये कैसा पदार्थ होता है? आनुवंश। सब जानते हो डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, लेकिन किसने साबित किया? हर्ष और चेज ने। लिखो यह प्रोटीन संश्लेषण करता है। आरएनए काम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण।
बाकी अब कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रोटीन संश्लेषण करता है। नंबर 3 पर पेंटोज शर्करा कौन सी होती है डीएनए में? तो डीएनए में पेंटोज शर्करा होती है डीऑक्सीराइबोज। बेटा कौन सी? डीऑक्सीराइबोज। और बेटा आरएनए में राइबोज। और नंबर 4 नाइट्रोजन क्षारक या N2 बेस। और डीएनए में नाइट्रोजन क्षारक कौन से होते हैं? 4, A, G, T और C। इसमें A, G, C, लेकिन U। तो यहाँ कौन होता है? AgTC। यहाँ कौन होता है? AgUC। या T और U को घेरे में बंद कर दो। अब तो यार 3 बार बता दिया भाई, इसमें थायमिन होता है, इसमें यूरेसिल होता है, फिर भी गलत करके आते हो तो तुम मास्टर बनना ही नहीं चाहते हो। इसमें कौन होता है? थायमिन। इसमें कौन होता है? यूरेसिल। सबने उतार लिए चारों? अब ये उतारो, और ये उतारने के बाद पाठ पूरा हो जाएगा। AgTC है बेटा, ये नाम लिख दो और सामने ये लिख देना AgUC।